हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स आखिरी हत्यारा का नेक्स्ट पार्ट। सब मरेंगे भारी भारी। इससे पहले की कहानी आप आखिरी हत्यारा में पढ़ चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। संजय गुप्ता पेश करते हैं जिन सब मरेंगे बारी बारी। जिंदगी जो मौत की अमानत है और यह बात हर इंसान जानता है, इसीलिए वह हर समय जिंदगी को मौत के जबड़ों से बचाने में लगा रहता है। क्योंकि सावधानी है तो जिंदगी है और सावधानी नहीं है तो है मौत। इधर इंसान असावधान हुआ और उधर मौत ने उसके इर्द गिर्द अपना शिकंजा कसा। ठीक वैसे ही जैसे मौत ने अपने शिकंजे में कसा हुआ है उसे, जिसने अपनी बुद्धि से सैकड़ों बार मौत के दांत खट्टे किए हैं, अपनी बला की सी फुर्ती से हजारों बार काल को शिकस्त दी है, तो फिर आज क्या हो गया है उसे? क्यों काल को उसने इतनी छूट दे दी है कि वह उसकी जिंदगी को अपना निवाला बना ले? क्या उसकी फुर्ती उसका साथ छोड़ गई है या फिर मात खा गया है उसका मस्तिष्क? उफ! उसके शरीर में दौड़ी दर्द की वह लहर उसके समस्त मस्तिष्क को झंझनाती चली गई। ओह! पलक झपकते ही मस्तिष्क को स्थिति का आभास हुआ और दूसरे ही क्षण उसने सारे शरीर में फुर्ती का तूफान भर दिया। धड़ाक! शरीर ने तेजी से मौत को दूर धकेला और पिलंग से उछलकर पैरों पर आ खड़ा हुआ। उफ! मेरा शरीर बुरी तरह झंझना रहा है। आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ है। टांगे कांप रही है। इसका एक ही मतलब है कि एक क्षण पहले मैं बेहोशी की गोद में था और बेहोशी की वह गोद मौत की गोद बन जाती अगर मेरी गर्दन में हुए जख्म की पीड़ा मेरे मस्तिष्क को चेतनावस्था में न लाती। लेकिन मुझ पर यह बेहोशी छाई कैसे? और यह कौन है जो मेरी जिंदगी को मौत की अमानत बनाना चाहता है? मेरे वार सटीक होने चाहिए। मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि मैं ज़्यादा देर इससे मुकाबला करता रहूं, क्योंकि यहाँ फैली धुएं रूपी मौत मुझ पर हावी होती जा रही है। तिरंगा हमलावर को धराशायी करने में सफल हुआ, टन! और अब उसे सफल होना था उसकी असलियत जानने में, और इसके लिए वह उसका नकाब नोचने आगे बढ़ चुका था। लेकिन तभी नकाबपोश ने वह अप्रत्याशित हरकत कर दी। तेजी से झपटकर उसने एक तरफ मौजूद मूर्ति की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। गड़गड़ाहट, जिसका एक चौंकाऊ परिणाम दूसरे ही पल सामने आया। कमरे की एक दीवार एक झटके से एक तरफ सरकती चली गई और सामने नजर आया गुप्त रास्ता। सर्र! हतप्रभ तिरंगा देखता ही रह गया। लेकिन वह नकाबपोश वहां खड़ा नहीं रहा। उसने चीते के समान फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए उस गुप्त रास्ते के अंदर छलांग लगा दी। ओह! वह उस गुप्त रास्ते से भागने की फिराक में है। अब संभला तिरंगा, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दीवार ठीक उसके मुंह के सामने बंद हो गई। सर्र! खटाक! इसी के साथ वह गुप्त रास्ता भी बंद हो गया। तिरंगा की लाख कोशिशों के बाद भी गुप्त रास्ते का दरवाजा नहीं खुल पाया। रास्ते को अंदर की तरफ से अच्छी तरह बंद कर दिया गया है। इसका मतलब वह नकाबपोश ना सिर्फ रास्ते को खोलने बल्कि उसे बंद करने की विधि को भी अच्छी तरह जानता था। राजा महाराजा संकट के समय भाग निकलने के लिए अपने कमरों में ऐसे गुप्त रास्ते बनवाया करते थे। इन रास्तों की तरह इनकी जानकारियां भी नौकर चाकरों से गुप्त रखी जाती थी। सिर्फ राजघराने के सदस्यों तक ही सीमित रहती थी यह जानकारी हत्यारे को पता होने का एक ही मतलब है कि हत्यारा राजघराने का ही कोई आदमी है, और शायद मुझे मालूम है कि वह कौन है। हत्यारे के रूप में तिरंगा के मस्तिष्क में जो नाम उभर रहा था, उस तलवार ने तो मानो उस पर मोहर ही लगा दी। हत्यारे के इस हथियार को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले
इसे मैंने जिसके कमरे में देखा है वह है इस राजघराने का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य करमवीर। भड़ाक! तिरंगा की तेज ठोकर पड़ते ही मजबूत दरवाजा भड़ाक से खुल गया। इसी के साथ तिरंगा का मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि सामने जो दृश्य मौजूद था वह आंखों को आश्चर्य से फाड़ देने वाला, बचाओ, और रोंगटों को खड़ा कर देने वाला था। ओह, खतरनाक बिच्छुओं से सारा कमरा भरा हुआ है और बहुत से बिच्छू करमवीर के शरीर पर भी मौजूद है। वे अपने जहरीले डंक कभी भी उसके शरीर में पेवस्त कर सकते हैं। मुझे उसे बचाना होगा। बिजली का बेटा बना नजर आने लगा तिरंगा। पलक झपकने से पहले ही वह करमवीर तक पहुंचा। हिलना नहीं करमवीर, वरना सैकड़ों बिच्छुओं का जहर तुम्हारे खून में मिल जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता तिरंगा, मुझे इन बिच्छुओं से बचाओ। बेवकूफ आदमी, हिलो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह अच्छा है कि इसने पूरी बाजू वाला नाइट गाउन पहन रखा है, इसलिए कोई भी बिच्छू अभी तक इसके शरीर तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पहुंच जरूर जाएगा। अगर मैंने इसके गाउन को फाड़कर इसके शरीर से अलग नहीं किया तो तिरंगा की ढाल की तेज धार व हाथ के मजबूत झटके से गाउन करमवीर के शरीर से अलग हुआ और इसी के साथ उससे अलग हो गई उसकी मौत। इन बिच्छुओं को यहां से भगाओ तिरंगा, वरना यह मुझे मार डालेंगे। लेकिन वह मौत अभी वहां से टली नहीं थी। तुम जैसे इंसान ऐसी ही मौत के हकदार होते हैं करमवीर, लेकिन अफसोस कि मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुझे बचाने के लिए मजबूर हूं। आग के ताप से डरकर सारे बिच्छू कमरे से बाहर भाग रहे हैं, लेकिन इस कमरे को बिच्छुओं से पूरी तरह तब छुटकारा मिलेगा जब मैं बिच्छुओं के निकलने के मुख्य स्रोत इस बड़े गुलदस्ते को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। छनाक! बिच्छू रूपी करमवीर की मौत कमरे के बाहर जा चुकी थी, लेकिन तिरंगा रूपी आफत अभी कमरे में ही मौजूद थी। बिच्छुओं के काल ने तुझ पर मंडराकर यह तो साबित कर दिया है कि तू आखिरी हत्यारा नहीं। जायदाद हत्याने के लिए तूने अपने भाइयों की हत्या नहीं की, लेकिन चिमनी बंद करके पहले धुएं से और फिर गर्दन काटकर मेरी हत्या की कोशिश करने का गुनहगार तू अब भी है, और तुझे तेरे इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पहले मैं यह जान लेना चाहता हूँ कि तूने मुझे क्यों मारना चाहा। मैं तुमसे जलता था और साथ ही अपने परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार भी तुम्हें ही समझता था, क्योंकि जिस दिन से तुम यहाँ आए हो हमारे परिवार पर काल मंडराने लगा है। साथ ही मैंने तुम्हारे कारण अपने पिता से मार खाई और अपना प्यारा दोस्त खोया। इसी वजह से मैंने तलवार से गर्दन काटकर तुम्हें मारना चाहा तिरंगा, लेकिन चिमनी बंद करके तुम्हें एक खामोश मौत देने की योजना मेरी नहीं थी। अगर मैंने वैसा किया होता तो जरा सोचो, मैं खिड़की खोलकर अंदर क्यों आता। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम्हारी बात एक और नया सवाल उठा देती है कि मेरे कमरे में धुआं भरकर मुझे खामोशी से मारने की योजना किसकी थी? आखिरी हत्यारे की। और उसने ऐसा इसलिए किया होगा कि तुम उस तक कभी ना पहुंच पाओ। आप शायद ठीक कह रही हैं राजा साहब, हमें अपने बेटे की करतूत का भी पता चल गया है। तुम्हारी हत्या का प्रयास करके इसने देश की आन को अपने कदमों तले रौंदने की कोशिश की है। यह तुम्हारा गुनहगार है तिरंगा। यह लो तलवार, अलग कर दो नालायक की गर्दन इसके धड़ से। कसम है हमें अपने वतन की, हम उफ तक भी नहीं करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है राजा साहब, मैं इसे माफ करता हूँ, क्योंकि बंदूक नहीं, फांसी नहीं, ना चाहिए तलवार। जो झुका ले सिर शर्म से, क्षमा उसके लिए सबसे बड़ा हथियार। करमवीर को माफ करके तिरंगा ने अपने विशाल हृदय का परिचय दे दिया, लेकिन अभी विलक्षण बुद्धि का परिचय देना बाकी था। हर हत्या के बाद मामला पेचीदा और पेचीदा होता जा रहा है, और मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मुझे हर हाल में
आखिरी हत्यारे तक पहुंचना ही है और उसके लिए मुझे सारे मामले पर एक बार फिर विचार करना होगा। इस बात को ध्यान में रखकर कि हर समस्या का समाधान समस्या के साथ ही होता है। जरूरत होती है तो बस उसे देखने की। स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले देशभक्त बीजी राव राजघराने ने मुझे सम्मानित करने के लिए समारोह में आमंत्रित किया। सब कुछ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, लेकिन वह सारा हर्षोल्लास एक बड़े मातम में बदल गया, क्योंकि उसी रात राजा विक्रम बीजीराव के बेटे शौर्यवीर की हत्या हो गई और उस हत्या में इस्तेमाल किया गया गोह का, और उसे इस्तेमाल करने वाला था आखिरी हत्यारा। सब सब मरेंगे बारी बारी। आखिरी हत्यारा सबको बारी बारी मारने की ठान चुका था वह आखिरी हत्यारा, और अपने ठाने हुए को उसने पूरा किया। शौर्यवीर के बाद राजा साहब के दूसरे बेटे परमवीर की हत्या करके। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि परमवीर की मौत मस्तिष्क में पारा पहुंचने से हुई। मैंने आखिरी हत्यारे को ढूंढे बगैर यहाँ से ना जाने की ठान ली थी, इसीलिए उसने मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की योजना बना ली, और उसके लिए उसने मेरे कमरे में मौजूद अलाव का धुआं बाहर ले जाने वाली चिमनी को बंद कर दिया, और कमरे में भरता धुआं धीरे धीरे मुझे खामोशी से मौत की तरफ ले जाने लगा। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, जो जलन का मारा करमवीर मुझे मारने मेरे कमरे में आ घुसा। इस तरह खुली खिड़की से सारी गैस बाहर निकल गई और मैं बच गया। फिर उसने करमवीर को बिच्छुओं से भरे गुलदस्ते से मारने की कोशिश की। यानी आखिरी हत्यारे ने अपने शिकार को मौत देने के जो भी तरीके इस्तेमाल किए वे अनोखे तो हैं ही, साथ ही आजकल प्रचलन में नहीं है। आजकल तो हत्या करने के लिए गोली, जहर, चाकू, तलवार वगैरह का ही इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है, लेकिन आखिरी हत्यारा हत्या करने के जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है वे आज नहीं तो कभी तो प्रचलित होंगे ही। मुझे पता करना होगा कि वे तरीके कब प्रचलित थे। मौत एक और इसके लिए मुझे एक बार फिर लाइब्रेरी की खाक छाननी होगी। जिस घराने को बचाने के लिए झुटा था तिरंगा, मौत एक बार फिर उसके मुखिया पर मंडरा रही थी। हमारा सारा शयन कक्ष चंदन की तेज गंध से महक रहा है। कहाँ से आ रही है यह चंदन की गंध? हमारे बिस्तर से। लेकिन हमारे पीछे यहाँ चंदन किसने और क्यों बिखेरा? अरे उसी पल राजा साहब खिड़की पर हुई आहट पर चौंके। तेजी से पलटे राजा साहब तो उन्हें खिड़की पर नजर आया वह साया। कौन है उधर? जवाब में साय ने अंदर कुछ उछाला और तेजी से खिड़की से हट गया। तुम जो भी हो मुझसे बचकर नहीं जा सकते। राजा साहब तेजी से बूढ़े शेर की तरह खिड़की के बाहर लपके, लेकिन वे क्या जानते थे कि बाहर मौत उन पर लपकने के लिए तैयार खड़ी है। धक! अचानक एक बड़ा और विचित्र सा फूल राजा साहब के चेहरे से आ टकराया था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।